हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अल्फ्रेड वेगनर ने बड़े प्यार से इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को आपके सामने प्रेजेंट किया। उन्होंने पूरा आइडिया दिया कि पेंजिया था, पेंथेलासा था, पेंजिया स्प्लिट होता है और फिर धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते चले जाते हैं। लॉरेशिया और गोंडवाना जो नदर्न और सदर्न पार्ट बनते हैं रिस्पेक्टिवली, उसमें से भी। और इस तरह से आज जो आप कॉन्टिनेंट देखते हो वो एक समय पे सारे जुड़े हुए थे, ठीक है। सुपर कॉन्टिनेंट मेगा ओशियन हुआ करता था, लेकिन आज वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने बोल दिया चलो, आपने बोला, आप बड़े हो, ठीक है, समझदार हो, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप एविडेंसेस दे दो हमें कि हाँ ये जुड़े हुए थे। आप कैसे बोल सकते हो कि जुड़े हुए थे, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या एविडेंसेस दिए इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब जरा ध्यान से सुन लो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां पे। क्या आता है डायरेक्ट क्वेश्चन में? डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि व्हाट आर द एविडेंसेस प्रेजेंटेड बाय अल्फ्रेड वेगनर, या फिर एक्सप्लेन द एविडेंसेस व्हिच सपोर्ट्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। समझ में आ रहा है ना? तो जो क्लास 11th के बच्चे हैं उन लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये वाला। अब हमारे पास में 5 पॉइंट्स हैं। द मेकिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन, टेलाइट प्लेसर डिपॉजिट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। ये 5 एविडेंसेस अल्फ्रेड वेगनर ने दिए हैं जो उनकी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि हां पहले कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, बाद में वो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर गए। चलो तो हम समझते हैं कि क्या क्या 5 एविडेंसेस उन्होंने दिए। एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, ठीक है। पहला पॉइंट है द मेकिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। द मेकिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिक्सॉ फिट। जिक्सॉ फिट क्या होता है पता है आपको? आपने बचपन में वो पजल्स खेले होंगे, ठीक है। एक बड़ी इमेज बन जाती है, छोटे छोटे इमेजेस, जो मतलब छोटे छोटे पीसेस को जोड़ते हो ना, वो ऐसे कहीं पे एक ऐसा रहता है उसमें, ठीक है, कहीं पे एक ऐसा डिप्रेशन रहता है, इस तरह से। देखो ड्राइंग पे मत जाना यार बस आप लोग, ठीक। ऐसा कुछ कुछ रहता है ना कि हाँ ये इस तरह से आप इनको फिट करते जाओगे एक दूसरे के साथ में, एक बड़ी इमेज बन जाती है। तो वो जिक्सॉ फिट होता है, वो पजल जो होती है। तो कॉन्टिनेंट्स भी उसी तरह से कुछ जिक्सॉ फिट के फॉर्मेट में है। ये अल्फ्रेड वेगनर ने पहला एविडेंस दिया। बोला कि देखो जिक्सॉ फिट में ऐसा नहीं कि बराबर भगवान ने ऊपर केक काटा होगा बर्थडे का और बोल दिया होगा ले जाओ जाओ कॉन्टिनेंट बना लो, ठीक है। वहां पे क्या हुआ होगा, सारी चीजें फिट जो हुई ना, वो सारी चीजें कोइंसिडेंस नहीं है, वो सच में पहले से वैसे फिट थी। वो बाद में क्या हो गई, स्प्लिट होकर ड्रिफ्ट होते चले गई है। जैसे आप देखोगे ये साउथ अमेरिका जो है, ठीक है, ये ब्राजील वगैरह जो है, शोल्डर है ब्राजील का, ठीक, ये सीधा एकदम फिट बैठता है। कहां पे सीधा एकदम फिट बैठता है? अफ्रीका के साथ में, क्लियर। ऊपर यूरोप जो है, तो यूरोप और यहां पे जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, तो वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को भी आप ऐसे फिट बिठा सकते हो, क्लियर। अब यहां पे फिर क्या है, ये जो ये डिप्रेशन दिख रहा है, ये डिप्रेशन के यहां पे एक ऐसा आइलैंड भी है मडागास्कर, तो मडागास्कर भी एकदम वैसे ही कटा है जैसा यहां पे क्या है, डिप्रेशन देखने को मिलता है अफ्रीका में। इसे भी सेट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक सीधी सीधी क्लियर कट इमेज देखने को मिलती है यहां पे कि जिक्सॉ फिट बना हुआ है कॉन्टिनेंट्स के बीच में। कॉन्टिनेंट्स के बीच में क्या है, जो कॉन्टिनेंट्स बने तो जिक्सॉ फिट वाली इमेज में सेट होते हैं। द शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर हैव अ रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच, ठीक है। कोई गलती से ऐसा मैच नहीं हो रहा है, वो अनमिस्टेकेबल है, वो सच में पहले जुड़े हुए थे। बात मान लो अल्फ्रेड वेगनर की। अल्फ्रेड वेगनर ने इस तरह से आर्ग्यूमेंट दिया, पहला एविडेंस प्रेजेंट किया। दूसरा क्या है, ठीक है, मतलब यही एविडेंस अल्फ्रेड वेगनर ने प्रेजेंट किया उसको, और जैसे आप देखोगे ना, तो और उनके बाद में जो उनके फॉलोवर आते चले गए, उन लोगों ने और सपोर्ट करते चले गए चीजों को। तो जैसे एडवर्ड क्रिस बुलार्ड जो थे, ठीक है, तो एडवर्ड क्रिस बुलार्ड जो थे, एक क्या थे, जियोफिजिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने बाद में मराइन जियोफिजिस्ट के लिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। मतलब जैसे आप देखोगे ओशियन वगैरह जो होते हैं ना, तो वहां पे भी मैंने आपको एक बार एक बहुत पहले स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी। जिस इंसान का फिजिक्स सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, और वो जो ज्योग्राफी पढ़ेगा, या फिर फिजिक्स और ज्योग्राफी दोनों साथ में पढ़ते हो, कोई 11th का ऐसा भी बच्चा है जो सिर्फ आउट ऑफ इंटरेस्ट ज्योग्राफी पढ़ रहा है लेकिन साइंस लेके रखा है उसने, तुम बहुत सही लाइन में जा रहे हो बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और ज्योग्राफी बहुत मजेदार चीज है। जैसे मेरा फिजिक्स नहीं था, लेकिन मैं ये मतलब एक बोलते ना कि क्या बोलते हैं, एक तरह से लॉन्ग टर्म गोल में लेके चलूंगा कि एक बार फिजिक्स जरूर पढ़ूंगा फिर ज्योग्राफी वापस पढ़ूंगा। बड़ा मजा आता है उसमें, ठीक है। दोनों चीजें क्या हो जाती है, बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती है। तो वैसे ये जियोफिजिस्ट थे, इन्होंने मराइन जियोफिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, ठीक है। चलो, तो बुलार्ड का यहां पे जैसे आप काम देखोगे ना, तो ही प्रोड्यूस्ड मैप यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम टू फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ द अटलांटिक मार्जिन इन 1964, ठीक है।
जैसे फैंटम लाइन की बात की गई तो वो जो फैंटम लाइन होती है, फैथम लाइन, तो फैथम लाइन क्या होती है, मतलब जिससे डेप्थ मेजर की जाती है, वो यूनिट होता है कि आप समुद्र की डेप्थ को मेजर कर सकते हो। तो उन्होंने क्या है, वो डेप्थ को हटाने के बाद में क्या है, जोड़ने की कोशिश करी है, कंप्यूटर से मैप प्रोड्यूस किया है, ठीक है, कंप्यूटर से मैप प्रोड्यूस किया है। तो आप जरा देखोगे उनके द्वारा जो मैप प्रोड्यूस किया गया तो पूरा सेट हो रहा है, देखो सब कुछ, ये साउथ अमेरिका अफ्रीका सेट हो गया, ऊपर से पूरा नॉर्थ अमेरिका यूरोप वगैरह जो है वो सेट हो रहा है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से इमेज प्रोड्यूस करी है जो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी थी उसको और सपोर्ट करती है कि हाँ एक समय पे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे। क्लियर हुआ? दूसरा एविडेंस, पहला एविडेंस क्लियर हो गया ना आपको, दूसरा एविडेंस देखो क्या है, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन। अब अक्रॉस द ओशियन मतलब क्या है, अक्रॉस द ओशियन जैसे आप ये देखोगे कि आपका साउथ अमेरिका है प्यारा सा, ठीक है, और ये इधर यहां पे जैसे ये अफ्रीका है, ठीक। तो अब यहां पे आप देखोगे कि ये जो कोस्टल एरियाज हैं, ये जो कोस्टल एरियाज हैं, यहां पे सेम एज की रॉक मिल रही है। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता है कि इसकी उम्र कितनी है इस रॉक की, बर्थडे में गए थे क्या? नहीं ना, यहां पे क्या होता है, जैसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स होती हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स में क्या होता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स में एक तरह से आप कह सकते हो कि अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू क्या किया जाता है, रॉक की एज पता लगाई जाती है, ठीक है। तो रॉक की एज पता लगाई जाती है। जब वो रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स के थ्रू रॉक की एज पता लगाई गई तो पाया गया कि अलग अलग कोस्टल एरियाज पे भी सेम एज की रॉक मिल जाती है। सेम एज की रॉक मिल जाती है मतलब क्या है कि एक साथ ही बने थे कॉन्टिनेंट्स और एक साथ कभी जुड़े हुआ करते थे ये, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड correlating the rock formation from different continents across the vast ocean, ठीक है। तो इससे हमें पता लगा कि हाँ ये जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच में जो ओशियन आ गया वो एक समय पे क्या थे, जुड़े हुए थे। जैसे एक्सप्लेन अगर करें तो यहां पे आपको जानने को मिलेगा, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। तो यहां पे जैसे आप देखोगे साउथ अमेरिका जो है ये साउथ अमेरिका में ये ब्राजील है, और यहां पे आप अफ्रीका को अगर देखोगे, ठीक है, ये जैसे आप अफ्रीका को देखोगे तो साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है, ब्राजील का जो कोस्ट है इसका, और ये वेस्टर्न अफ्रीका का अगर रॉक्स को देखोगे तो वो सेम एज की देखने को मिलती है आपको, कंपोजिशन भी सेम होता है कहीं कहीं, ठीक। अभी आपको अगला पॉइंट जैसे मैं बताऊंगा प्लेसर डिपॉजिट वाला, तो उसमें और चीजें रिलेट होगी। तो इस तरह से सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। द अर्लीस्ट मराइन डिपॉजिट अलोंग द कोस्टलाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका और ऑफ द जुरासिक एज, ठीक है। और ये जो अर्लीस्ट मराइन डिपॉजिट आपको यहां देखने को मिलेंगे ना, ये दोनों जुरासिक एज के हैं, ठीक है। दोनों जगह जुरासिक एज के आपको मराइन डिपॉजिट देखने को मिल रहे हैं। इससे आप क्या एनालाइज करोगे, बहुत अच्छी पॉइंट है, देखो कि जब दोनों जगह एक ही एज की रॉक्स हैं, इसका मतलब क्या है कि बीच में ओशन नहीं हुआ करता था, वो तो ड्रिफ्ट होगा, उसके बाद में पानी भराया होगा वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से दिस सजेस्ट दैट द ओशन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम। जुरासिक एज मतलब 144 मिलियन ईयर मिलियन ईयर अगो के पहले वाली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, यहां पे एक एविडेंस हमें यह भी मिलता है कि हाँ ये दोनों कॉन्टिनेंट्स एक समय पे जुड़े हुए होंगे। क्लियर हुआ? ये दोनों कॉन्टिनेंट्स एक समय पे जुड़े हुए होंगे। चलो आगे देखते हैं अगली चीज क्या है। अगली चीज है टिलाइट। टिलाइट क्या होता है? सबसे पहला सवाल, व्हाट इज टिलाइट? टिलाइट समझ में आएगा तभी तो हम समझेंगे कि वो कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या फिर कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स जो जुड़े हुए थे उस चीज का एविडेंस बनते हैं। टिलाइट का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं चट्टानों के अंदर आपको इस तरह से बारीक बारीक कण देखने को मिल जाएंगे, वो व्हाइट होते हैं अधिकतर इस तरह से। छोटे छोटे जो सेडिमेंट्री रॉक्स रहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स समझते हो ना, छोटी क्लासेस में पढ़ के आओ, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर्स, मतलब जो सेडिमेंट्स थे टूटे हुए, कहीं ग्लेशियर जो है तो ग्लेशियर उनको अपने साथ बहा के लाया, वो छोटे छोटे कण जो थे वो एक जगह पर डिपॉजिट हो गए। तो आप जैसे देखोगे ना तो ये पुडिंग की तरह दिख रहा है आपको, ठीक है, मतलब एम्बेडेड है उसमें। तो इस तरह से क्या है, मिट्टी थी, मिट्टी के ऊपर ये इस तरह से टेराइट आ गए, बहुत सारे छोटे छोटे सेडिमेंट्री रॉक्स, और वो वहीं पे डिपॉजिट हो गए, तो वो उसी मिट्टी का पार्ट बन गए। आए कहीं और से होंगे, कौन लेके आया सर? ठीक है, उनके खुद के पैर तो आएंगे नहीं सेडिमेंट्स के, तो ग्लेशियर के द्वारा। तो टेराइट क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर। अब एक कहानी सुनाता हूं, देखो मैं आपको। कहानी क्या है, डायनासोर वगैरह थे पुराने, फिर क्या होता है आइस एज जैसे ये सारा टाइम पीरियड रहता है, ठीक। तो आइस एज जो वाला टाइम पीरियड था उसमें क्या हुआ, आइस एज में आप देखोगे तो सडन डिप होता है टेम्परेचर में। सोलर इंसुलेशन जो आ रही थी अर्थ पे, वो सोलर इंसुलेशन का आना कम हो गया। सोलर इंसुलेशन का आना जब कम हुआ ना, तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ पता है? उस कम सोलर इंसुलेशन के चलते अर्थ पे जगह जगह क्या हो गई, बर्फ हो गई। अर्थ पे जगह जगह बर्फ हो गई तो ग्लेशियर्स बन गए, ठीक है। अब वो ग्लेशियर्स क्या करते थे, जैसे मान लो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता था तो खिसकते थे आगे, वो अपने साथ क्या करते थे, सेडिमेंट्री रॉक्स को बहा के ले जाते थे आगे आगे, ठीक है, आगे आगे खिसका खिसका के ले जाते थे। तो
इस तरह से आप देखोगे तो जगह जगह पे वो ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स जो थी, जो टेलाइट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट कर दी गई है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट कर दी गई है। अब आपको टेलाइट कहां मिलती है? तो जैसे आप ग्लेशियर तो चले गए, आइस एज खत्म हो गई, अब हम तो अलग टाइम पीरियड में रहना, हम तो जितना बचा आइस है उसको भी पिघलाने में लगे, सब मिलकर बोलते हैं पॉल्यूशन बढ़ाएंगे, ग्रीन हाउस एमिशन बढ़ाएंगे, और जितने ग्लेशियर्स बचे उनको भी पिघलाना है, ठीक। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट, तो अगर हम समझे तो अब टेलाइट कहां से मिले? तो अब जो आइस चले गया, ग्लेशियर्स चले गए, तो उसके नीचे जो डिपॉजिट था, ठीक है, जो टेलाइट्स थे वो उसी जगह पे रह गए। अब आज क्या होता है, आज हमें टेलाइट्स जो एक्सकेवेशन में मिलते हैं इस तरह से कि हाँ यहाँ ये टेलाइट है, यहाँ ये सेडिमेंट्री रॉक्स ग्लेशियर्स के साथ बह के आई होगी, ठीक है। तो द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंडमास ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो गोंडवाना सिस्टम के सेडिमेंट्स हैं इंडिया में जो है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर लोरेशिया तो वो पूरा नदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट हो गया, और जो नीचे गोंडवाना सिस्टम था तो उससे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स बने। तो इंडिया में जो सेडिमेंट्री सिस्टम मिल रहा है रॉक्स का, जो टेलाइट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसी के काउंटर पार्ट, उसी के सिमिलर जो है टेलाइट्स आपको दूसरे 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से? तो जैसे आपको अफ्रीका में फाकलैंड आइलैंड जो है, ठीक है, साउथ अमेरिका के एकदम बाजू में, अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड, मडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी जगह पे क्या देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, एट द बेस द सिस्टम हैज थिक टेलाइट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन, ठीक है। तो उससे समझ में आता है कि हाँ एक लंबे समय तक क्या रहा होगा, एक एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन रहा होगा, और उसी का नतीजा है कि ये टेलाइट सिस्टम जो है इन पूरी लैंड मासेस में कॉमन है। और जब पूरी लैंड मासेस में कॉमन है तो उससे आप क्या एनालाइज करोगे? पूरी लैंड मासेस में कॉमन है मतलब द ग्लेशियल टेलाइट प्रोवाइड्स एम्बिगियस एविडेंस ऑफ पैलियोक्लाइमेट्स एंड ऑफ ड्रिफ्ट एंड ऑल्सो ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो दोनों चीजें प्रूव हो जाती है यहां पे। दो चीजें क्या प्रूव हो जाती है कि हाँ एक समय पे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, तभी टेलाइट्स सभी जगह एक जैसे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ में पैलियोक्लाइमेट्स की भी जानकारी मिल जाती है कि हाँ ग्लेशियल मतलब टेलाइट्स तो क्या रहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स रहते हैं जो ग्लेशियल डिपॉजिट से बने होते हैं। तो हमें यह जानकारी भी मिल जाती है कि हाँ ये कहीं ना कहीं नीचे ही दबे हुए होंगे ग्लेशियर्स के, तो क्लाइमेट भी आइस एज वाला रहा होगा। क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन आपको यहां से जानने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? ये टेलाइट भी हमें क्या करते हैं, एविडेंसेस देते हैं। अगला है प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स को समझो तो अकरेंस ऑफ प्लेसर डिपॉजिट होता क्या वो बता देता हूं। जैसे क्या होता है ना, कुछ मिनरल्स ऐसे रहते हैं जो स्लोप के साथ में आपको कहां देखने को मिल जाएंगे, मतलब उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सकेवेशन नहीं करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्या है बहुत ज्यादा डीप माइनिंग नहीं करना पड़ती, वो आपको सरफेस पे देखने को मिल जाते हैं। वो स्लोप के कारण या फिर कह लो कि रॉक जो इरोजन होते चले जाता है ऊपर मिट्टी का, और सेडिमेंट्स वहां पे आपको किस चीज के मिलने लगते हैं, मिनरल्स के मिलने लगते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, तो वो प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्मेट में मिलते हैं। जैसे आप देखोगे तो अफ्रीका में कुछ कंट्रीज में क्या होता है, गोल्ड ऊपर ही मिल जाता है, नदी रिवर बेड पे ही मिल जाता है, तो वो जो मिलता है वो प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में देखने को मिलता है। प्लेसर डिपॉजिट मतलब ये इस तरह से जब रिसोर्सेज मिलते हैं आपको स्लोप्स पे, ठीक है, वैलीज में आपको क्या होता है कि सारे रिसोर्सेज जो रहते हैं, मिनरल्स जो रहते हैं जितने भी, गोल्ड, सिल्वर, ये आ जाते हैं। यूजुअली जैसे गोल्ड जो रहता है तो इस तरह से प्लेसर डिपॉजिट्स में मिलता है। अब कभी कभी क्या होता है, प्लेसर डिपॉजिट्स वेन्स और लोड्स में भी मिलते हैं। वेन्स में क्या होता है, तो ये आपने 10th में पढ़ा भी है ज्योग्राफी में। वेन्स में इस तरह से क्या है कि एक पूरी की पूरी लेयर बनी हुई रहती है, एक पूरी की पूरी क्या रखते हो, एक लाइन बनी हुई रहती है जो आपको बताती है कि हाँ ये यहां पे मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लेसर डिपॉजिट पूरे जानने को मिलते, देखने को मिलते हैं। कहां पे? वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में देखने को मिलेंगे, अलग अलग जगह कॉन्टिनेंट पे आपको प्लेसर डिपॉजिट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लेसर डिपॉजिट का ये होता है अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट। घाना कोस्ट में आपको इस तरह से क्या है, नदियों पे सोना मिल जाएगा, ठीक है, तो वो प्लेसर डिपॉजिट मिल रहा है। लेकिन समस्या क्या होती पता है, बट देयर इज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक। प्लेसर मतलब अगर आप ऊपर आ गया गोल्ड, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर कहां से आया, ऊपर से नहीं डाला है, वो ऊपर इसलिए आ गया क्योंकि उसके ऊपर की जो रॉक थी वो चले गई है, उसके नीचे उसको कहीं ना कहीं से क्या है मिनरल फॉर्मेशन हुआ था, तभी वो आज सरफेस पे दिख रहा है प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में। समझ में आया ना आपको? मतलब यहां पे अगर आपको दिख रहा है मिनरल, प्लेसर डिपॉजिट्स दिख रहे हैं, तो वो नीचे उसको कहीं ना कहीं क्या होगा, एक सोर्स रहा होगा जहां से वो ओरिजिनेट हुआ होगा, और ऊपर की जब सरफेस वियर ऑफ हो जाती है, टियर ऑफ हो जाती है पानी के कारण, हवा के कारण, स्लोप के कारण, तो वो ऊपर दिखने लगते हैं, ठीक। तो प्री कंडीशन ये है कि नीचे भी क्या होना चाहिए, नीचे भी सोर्स होना चाहिए प्लेसर डिपॉजिट्स के लिए। अब देखो क्या है कि बट देयर इज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक्स। तो घाना में जो आपको प्लेसर डिपॉजिट मिलेंगे ना, उसका सोर्स रॉक नहीं है, मतलब नीचे की वेन्स वगैरह नहीं है वहां पे, ठीक है। तो रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सवाल ही आता है कि अब नीचे है नहीं, ठीक है, ऊपर से कोई डालेगा नहीं गोल्ड, तो आए कहां से
ये प्लेसर डिपॉजिट्स यहां कहां से आए, इनकी सोर्स रॉक कहां है, ठीक है, इनकी सोर्स रॉक कहां है, तो द गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन ब्राजील and it is obvious that the gold deposits of the Ghana are derived from Brazil plateau when two continents lay side by side। ये चीज जो है बहुत कुछ क्लियर कर देती क्या कि घाना में, ठीक है, अब जरा इमेज मैप पे देख लो तो ज्यादा क्लियरिटी होगी। मतलब घाना में आपको प्लेसर डिपॉजिट तो मिल गया लेकिन उसके नीचे सोर्स रॉक नहीं मिली है, और ब्राजील में हमें पता है कि वेन्स हैं बहुत सारी, ठीक है, वेन्स इस तरह से अंडरग्राउंड जैसे आप देखोगे तो गोल्ड डिपॉजिट की वेन्स है। तो अब क्या है, मतलब चाकू लगाए किसी को और आपके हाथ पे फिंगरप्रिंट है तो क्या अनुमान लगाया जाएगा, आपने चाकू टमाटर काटने के लिए तो नहीं लाए थे ना, वही चीज यहां पे क्या कि वेन्स यहां है, गोल्ड यहां है, प्लेसर डिपॉजिट यहां है, मतलब एक समय पे ये जरूर जुड़ा हुआ होगा, वो तो ड्रिफ्ट हुआ होगा जब क्या होगा कि प्लेसर डिपॉजिट्स अफ्रीका में चले गए, उसकी वेन्स जो उसकी सोर्स रॉक जो है वो अफ्रीका इधर रहेगी ब्राजील में, आया ना समझ में। तो ये प्लेसर डिपॉजिट्स भी एविडेंस प्रोवाइड करते हैं किस चीज का, प्लेसर डिपॉजिट्स भी एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, ठीक है। चार चीजें हो गई। पांचवा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स को देख लो, एक बार सारा रिकैप करवा दूंगा, चिंता ना करो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की अगर बात करें तो व्हेन आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल अडेप्टेड टू लिविंग ऑन लैंड और इन फ्रेश वाटर आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ मराइन बैरियर्स, अ प्रॉब्लम अराइजेस रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आया ना समझ में। मतलब क्या है कि आप देखोगे कि जानवर जो है, जैसे अब ये लेमूर्स की बात करते हैं हम, तो ये आपको कहां कहां देखने को मिलते हैं, ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आइडेंटिकल स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो है तो आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाती है। तो आप बोलोगे ठीक है अलग अलग जगह पे है, लेकिन अलग अलग जगह पे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, फिर भी वो अलग अलग जगह कैसे देखने को मिल रही है, समझ रहे हो। अलग अलग जगह पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है, लेकिन वो अलग अलग जगह समय के साथ में अडॉप्ट हो गए, समय के साथ में अडॉप्ट हो गए मान ली, लेकिन पहले तो एक जैसे ही रहे होंगे ना, पहली जो इनिशियल स्पीशीज रही होगी उनमें उतने अडॉप्शन की कैपेबिलिटी तो नहीं रही होगी, ठीक है। अब ये अलग अलग जगह जो पाई जाती है तो ये क्या एविडेंस देती है कि एक समय पे शायद ये सब जगह ही एक रही होगी, इसलिए वो स्पीशीज क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ड्रिफ्टिंग हुई है तो वो अडॉप्ट करते चलेगी। समझ में आया, देखो यहां से समझ में आएगा। जैसे लेमूर्स हैं, ठीक है, ये प्यारे से जो कोला की तरह जानवर दिखते हैं जो बहुत लंबी जंप लगाते हैं, ठीक है, पेट की तरह भी पालते हैं कोई कोई इन्हें। तो लेमूर्स अकर्स इन इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका। अब इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका की कहानी अगर समझोगे आप तो जैसे ये हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है, और ये यहां पे जैसे ये जो अंदर ऐसा बल्ज है ना, मतलब अंदर इस तरह से एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा, तो वो वहां पे मेडागास्कर हो गया और ये इधर अपना प्यारा भारत हो गया, ठीक। इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका। तो अगर आप देखोगे तो लेमूर्स आपको अफ्रीका में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, मेडागास्कर में भी, मेडागास्कर में खूब मिलेंगे, और इंडिया में भी सदर्न पार्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक। अब क्या हो रहा है, तो कंटीजियस लैंडमास है एक तरह से, जो ये तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो तीनों को जोड़ के जो जियोग्राफर्स है वो लेमूरिया कहते हैं, ठीक है, लेमूरिया, लिंकिंग दीज थ्री लैंडमास। तो इसको लेमूरिया लैंडमास भी कहा जाता है क्योंकि ये तीनों लैंडमास पे लेमूर्स पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि लेमूर्स दिखती बात, ये तीनों लैंडमास एक समय पे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो उस तरह से आपको बहुत सारे फॉसिल्स देखने को मिलेंगे जानवरों के, जो ये प्रूफ करते हैं। फॉसिल्स में देखो ये तो आपको लिविंग एनिमल्स मिल गए जो अलग अलग समय के साथ में अडॉप्ट हो गए, लेकिन एक ही जगह रहे होंगे तभी तो अडॉप्ट हुए हैं। उसके अलावा भी फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब उनके रिमेन्स भी देखने को मिलते हैं। रिमेन्स में जैसे यहाँ पे मिसोसॉरस की कहानी सुनाता हूं मैं। मिसोसॉरस कौन, तो डायनासोरस वाले सब मौसी पापा के, मतलब मौसी चाचा चाची के लड़के, ठीक है। तो मिसोसॉरस जो था तो ये क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। इस तरह की जो स्पीशीज थी, ठीक है, इसके रिमेन्स जो, इसका फॉसिल्स जो है, तो द स्केलेटन ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन 2 लोकेलिटीज। कहां कहां स्केलेटन मिले इसके, तो द सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इरावेर फॉर्मेशंस ऑफ ब्राजील। तो साउथ अफ्रीका और ब्राजील, ठीक है, मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ब्राजील, ठीक है, ये मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ब्राजील हो गया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। तो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में क्या है, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में इसके रिमेन्स मिलते हैं मेसासोरस के, ठीक। अब इससे क्या एनालाइज करोगे कि हड्डी के ढांचे मतलब किसी ने दबाए नहीं होंगे ना अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाके, वो एक समय पे क्या होगा, सारे कॉन्टिनेंट मिले होंगे, तभी आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, दोनों के रिमेन्स, क्योंकि बीच में इतना बड़ा ओशियन है तो इतने बड़े ओशियन के अलावा उड़ के थोड़ी ना जाएंगे अब ये, क्लियर हुआ। तो उस तरह से दोनों जगह क्या देखने को मिलते हैं, इनके रिमेन्स देखने को मिलते हैं, मेसोसोरस के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। तो ये प्रूफ करता है कि हाँ कॉन्टिनेंट एक समय पे जुड़े हुए थे, ठीक है। तो एक ये भी एविडेंस हो गया इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्लियर हुआ। अब जरा पांचों और भी, मतलब मेसोसोरस तो एक एग्जांपल, उसके अलावा जैसे आप देखोगे तो लेस्टोसोरस, ठीक, लेस्टोसोरस आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा, अंटार्कटिका में उसके फॉसिल्स देखने को मिल जाएंगे, अफ्रीका में उसके फॉसिल्स देखने को मिल जाएंगे, क्लियर हुआ। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज हैं, कुछ प्लांट्स के होते हैं, तो ये आपको इनके फॉसिल जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। तो ये एविडेंस भी क्या सपोर्ट करता है कि हाँ
एक समय पे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, बाद में ड्रिफ्ट कर गए। क्लियर? अब अगर हम सारी चीजों को रिकॉल करें तो देखो जरा, समझो यहाँ पे क्या क्या है। पहला पॉइंट तो आपको ये समझ में आएगा कि जिक्सॉ फिट है वो फर्स्ट इंस्टेंस बताता है कि हाँ कॉन्टिनेंट जुड़े होंगे। फिर क्या है, उसके बाद में रॉक्स जो है सेम एज की मिल रही है, टेलाइट मिल रहे हैं आपको, ठीक है। टेलाइट अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अगर मतलब एक जैसे कॉन्टिनेंट अलग अलग लैंड मासेस में मिल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हाँ ये टेलाइट्स ये दर्शाते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए होंगे। अगली चीज प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं। प्लेसर डिपॉजिट जो मिलते हैं तो उनकी सोर्स रॉक कहीं पे मिलती है, प्लेसर्स कहीं मिलते हैं, तो इससे भी हमें समझ में आता है। क्लियर? अगली चीज जो है लास्ट पॉइंट वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स भी जब अलग अलग जगह मिलते हैं तो उससे भी हमें समझ में आता है कि हाँ एक समय पे चीजें जुड़ी हुई रही होगी। क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, एविडेंसेस जो दिए गए किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखते हैं, अभी तक कहानी कहां पहुंच गई हमारी, तो हमने ये मान लिया कि ठीक है अल्फ्रेड वेगनर आपने सही बोला कि कॉन्टिनेंट जुड़े हुए होंगे, आपने एविडेंस भी प्रूव कर दिए। अब लेकिन ये कॉन्टिनेंट्स अलग क्यों हो गए होंगे, ये भी एक सवाल बनता है ना। अलग कैसे होगा, किसी ने तोड़ा तो नहीं ना, तोड़ा मार के टूटे कैसे हैं कॉन्टिनेंट्स, वो जानना जरूरी है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अल्फ्रेड वेगनर क्या फोर्सेस बताते हैं, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग की, ड्रिफ्टिंग अगर हुई है तो क्यों हुई है, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। आशा करता है यहां तक चीजें समझ में आई। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।